दोस्तों, आपका भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे आपको पता होगा, इंडिया और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है और उसके मुताबिक 2020 के पहले की जो स्टेटस था पेट्रोलिंग का, उसको बहाल कर दिया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि 4 साल के बाद चाइना को सडनली ये बात क्यों याद आई? मेरे पास उसके 10 कारण हैं। उसमें पहला कारण यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स की मीटिंग के लिए कजान पहुंच गए हैं और हो सकता है उसमें चाइना के प्रेसिडेंट जी और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में कोई द्विपक्षीय वार्ता हो जाए। तो उससे पहले उनको कुछ ना कुछ गुडविल गेस्चर देना था, क्योंकि उन्होंने इंटरनल डिसाइड कर ही लिया होगा कि ये चीज हमको करनी है। अब आप 1 महीने बात करें, 2 महीने बात करें, या एक विजिट के पहले कर दें आप एज ए गुडविल गेस्चर, तो एक रीजन तो ये मुझे अभी इस वक्त इस सेकंड में करने का समझ में आता है। लेकिन उसके और भी 10 रीजंस हैं जिसके कारण आज चाइना को घुटनों पे आके इंडिया के ये बात इंडिया की माननी पड़ी। जो 4 साल 2020 से 2024 तक आंखों से आंखें डाल के आई बॉल टू आई बॉल खड़ा था इंडियन फोर्स और चाइना की फोर्सेस, तो उसमें कारण में एक मैं बहुत बड़ी चीज मानता हूं इंडिया की मिलिट्री एनहेंसमेंट। और अब चाइना को यह पता चल गया था कि इंडिया की जो मिलिट्री एनहेंसमेंट हो रही है वो एक्चुअली चाइना के लिए हो रही है, पाकिस्तान के लिए नहीं हो रही। और इंडिया का सपोर्ट कौन कर रहा है? यूएसए डिफेंस में, जापान, जर्मनी, फ्रांस, एंड यू नेम द नेशन, ऑल द नेशंस आर विद इंडिया ऑन डिफेंस। तो एक रीजन तो यह है कि पिछले 4 या 5 सालों में इंडिया ने अपने डिफेंस बजट को बढ़ाया है, डिफेंस कैपेबिलिटीज बहुत बढ़ाई हैं। तो ये एक तरीके का डिटरेंस हो गया है इंडिया का। दूसरा रीजन, इकोनॉमी ऑफ चाइना। इस समय आपको पता है कि चाइना की इकोनॉमी 0.9% से बढ़ रही है, जो पहले 6, 7, 8, 9, 10 हुआ करती थी। इंडिया की आज 8.2 है। तो उनको ये लग रहा है कि जिस स्पीड से हमारी इकोनॉमी, चाइना की इकोनॉमी डाउन हो रही है, रियल एस्टेट खत्म हो गया, बैंकिंग में लोग अपने पैसे निकालने जाते हैं तो वो उनके ऊपर टैंक चलवा देते हैं। इस कंडीशन में आ गए हैं चाइना के लोग, चाइना की इकोनॉमी, कि उसको बढ़ाने के लिए, उसको आगे करने के लिए आज उनको पूरे वर्ल्ड का गुडविल चाहिए और साथ में 1.4 बिलियन लोगों का भी सपोर्ट चाहिए जो इंडिया के। 2 रीजन तो मैंने आपको ये बताया। तीसरा रीजन इसका है कि इंडिया का सॉलिड रेसिस्टेंस जो इंडिया ने दिखाया है बॉर्डर्स पे, चाहे वो गलवान हो, चाहे बाकी जो 7 पॉइंट्स हैं, आंखों में आंखें डाल के 4 साल तक इंडिया और चाइना की फोर्सेस आमने सामने खड़ी। लेकिन क्या मजाल है कि इंडिया की फोर्सेस ने कोई भी उस एग्रीमेंट को तोड़ा हो जो इंडिया और चाइना की तरफ से हुआ था। हालांकि चाइना ने तोड़ा, लेकिन गन फिर भी नहीं चली, लेकिन उन्होंने तोड़ा, इंडिया ने नहीं तोड़ा। तो चाइना को और पूरे वर्ल्ड को यह पता चला कि ये लोग जो चीज एग्रीमेंट साइन करते हैं उस पे बने रहते हैं। इंडिया की गुडविल पूरे वर्ल्ड में बढ़ी और जो गलवान में हुआ था, इंडिया ने अपने जो 20 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे उनका नाम, एड्रेस, सब कुछ डिस्प्ले किया। चाइना पहले कहता रहा कि 2 लोगों की डेथ हुई है, बाद में कहा 4 लोगों की डेथ हुई है। उसके बाद यूएस एजेंसीज ने, रशियन एजेंसीज ने यह कंफर्म किया था कि चाइना के जो उस वक्त कैजुअलिटी है वो 45 नंबर। अब दोस्तों आप बताइए,
इससे भी क्या इंडिया की वैल्यू बढ़ी नहीं होगी? नहीं तो इंडिया भी बोल सकता था कि हमारे 2 लोग मरे, उनके 100 लोग मर गए, लेकिन नहीं, इंडिया ने एग्जैक्टली वही नंबर दिए जो कि इंडिया की कैजुअलिटी हुई थी, और उससे इंडिया की सर्टेनली वैल्यू वर्ल्ड में बढ़ी है। और एक रीजन जो मैं बताना चाहता हूं, फिफ्थ रीजन, इंडिया एक तरीके से वेस्ट के पास होता जा रहा। चाइना को इस जो अगर कुछ वार होती भी है, चाइना को मिलेगा क्या? अगर इंडिया खत्म होता है तो चाइना भी तो खत्म होगा, दोनों कंट्री खत्म हो जाएंगी। चाइना को तो कुछ नहीं मिलेगा, चाइना तो बिजनेसमैन है जैसे इंडिया बिजनेसमैन है। लेकिन उसने ये देखा कि एक जो रिफ्ट हो रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, उससे क्या है, वेस्ट फायदा उठा रहा है, इंडिया वेस्ट की तरफ जा रहा है और वेस्ट इंडिया को यूज कर रहा है अगेंस्ट चाइना और ग्लोबली। तो एक तरीके से चाइना की वैल्यू पूरे वर्ल्ड में कम हो रही है, उसको एक तरीके का एग्रेसर माना जा रहा है किसी भी वॉर में, क्योंकि आपको पता है कि चाइना के 13 बॉर्डर्स हैं उनकी, और लेकिन उनका डिस्प्यूट 22 कंट्रीज के साथ। कमाल है, ऐसा हो सकता है कभी? 13 के साथ तो है ही, रशिया के साथ 67 में वॉर हो चुकी है, और हांगकांग है, ताइवान है, अब मलेशिया है, जापान है, इंडिया है, पाकिस्तान है, सबके साथ तो बॉर्डर डिस्प्यूट है। पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन एक्साइज चिन्ह तो ले लिया ना उन्होंने पाकिस्तान से। तो उनकी जो एक वैल्यू है वर्ल्ड वाइड वो भी कम हो रही है। लोग उनको डर की निगाह से देखते हैं कि ये लोग विश्वास करने वाले नहीं है। इनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं टेरिटरीज को लेके। तो ये भी एक बहुत नेगेटिव जा रहा था चाइना के ऊपर। और इससे क्या हुआ, जो मेरा छठा पॉइंट है, कि उनकी जो इंटरनेशनल वैल्यू है वो डिमिनिश कर रही, बिजनेस डाउन हो रहा था। बाहर की कंपनीज आज के दिन में चाइना जाना नहीं चाहती। इवन जो बड़ी बड़ी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंट्री कंपनीज जो चाइना में थी, वो हल्के हल्के अपना बिजनेस निकाल रही है, जैसे फैक्सकॉन है। आज इंडिया में 10 to 12% प्रोडक्शन है एप्पल का, और हो सकता है कि अगले 10 साल में 50 to 60% हो जाए। तो ये तो पूरा चाइना के मार्केट है जो इंडिया ला रहा है। इंडिया ने जो एप्स बंद किए, ये 7th रीजन है, एप्स बंद किए, कंप्यूटर्स इंपोर्ट बंद किया, और जो एसेंशियल आइटम्स या जो आइटम्स इंडिया में नहीं बन सकते हैं, केवल उनकी परमिशन दी जा रही है कि आप चाइना से लिए। ऑल्दो इंडिया और चाइना का ट्रेड बढ़ता जा रहा है, $125 बिलियन हो गया, लेकिन आप मनी की वैल्यू भी देखिए, उसके हिसाब से अगर क्वांटिटीज के हिसाब से देखा जाए तो कम हुआ है। और अगले 10 सालों में जैसे ही इंडिया एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ जाएगा, ये और कम होगा। और ये चाइना को दिखाई दे रहा है कि ये चीज कम होने वाली है इन नियर फ्यूचर। तो ये भी एक रीजन है। और इसका मैं 8वां रीजन ये बोलता हूं कि चाइना में बड़ी बड़ी कंपनीज आज इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही हैं। चाइना को चाहिए इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है। अब वो पैसा लगाएंगे कहां? ऐसी कौन सी कंट्री है जहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, डर नहीं है पैसे डूबने का अगले 50 साल तक? बड़ी कंट्री है, इंटरनल कंज्यूमर बहुत है। कौन सी कंट्री है? वो है एक कंट्री, केवल इंडिया। और इंडिया इसलिए भी क्योंकि इंडिया आपके बगल में है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी बहुत कम होंगे, टैक्सेस भी बहुत कम हो जाएंगे। तो चाइना चाहेगा कि इंडिया से दोस्ती करके इन्वेस्टमेंट करो इंडिया में। अब इंडिया इतना बेवकूफ तो नहीं है कि ये चीज समझ नहीं रही होगी, उसको समझ में बिल्कुल आ रहा। और मेरा 9वां पॉइंट कि
चाइना आज की डेट में एक तरीके का एंटी वेस्ट जो एक फोरम है उसका हेड हो गया। ब्रिक्स को भी लोग एंटी वेस्ट बोल रहे हैं, जबकि पुतिन ने क्लियर कट बोला है इट इज नॉट एंटी वेस्ट, इट इज नॉन वेस्ट। एससीओ को लोग एंटी वेस्ट बोल रहे हैं, लेकिन एससीओ जहां भी इंडिया किसी का मेंबर है तो वो कभी एंटी वेस्ट और एंटी ईस्ट नहीं हो सकता है। ये इंडिया का अपना कल्चर है। और 10वां पॉइंट मेरा है गलवान। गलवान के बाद चाइना ने यह महसूस किया है कि इंडिया को अपने से दूर रख के उसको मिल कुछ नहीं रहा। उसके निगेटिव्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, उनके अंदर एक्सप्लोशंस हो रहे हैं। आर्मी के वाले आर्मी फ्रंट लाइन में जाना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि दे आर नॉट इक्विप्ड विद इट। वियतनाम में वॉर करके देख लिया था, 15,000 सैनिक भेजे थे ना, मार खा के वापस आ गए थे। एनीवेज दोस्तों यही मैं 10 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। और अब आगे मैं एक वीडियो दिखाता हूं जो कि एनडीटीवी के फोरम में जयशंकर साहब ने सेम सिचुएशन पे बोला है कि चाइना और इंडिया के क्या ताल्लुकात हैं आज की डेट में। एंड उन्होंने बहुत कॉशन का यूज किया है कि हम बिटवीन द लाइंस कुछ ना पढ़ें। और अभी ये एक स्टोरी जो है वो बिल्डिंग अप स्टोरी है, तो इट में टेक सम टाइम कि एग्जैक्टली एग्रीमेंट हुआ क्या है और किस लेवल का हुआ है और अब आगे कितने डिस्कशंस और करने, बिकॉज दिस इज नॉट ए सिंगल डे डिस्कशन। अभी अंत नहीं हुआ है, अभी तो दोस्तों ये शुरुआत हुई। We reached an agreement on patrolling, and with that, the disengagement. We have gone back to where the situation was in 2020, and we can say with that the disengagement process with China, you can say, has been completed. So, so far, I would say that's as much as I can share with you. I'm sure in due course, इसके details वगैरह निकलेंगे. So, will now India be able to patrol in the areas of Galwan, Depsang? No, you see, there are areas which, for various reasons, after 2020, because they had blocked us, so we had blocked them. So दो तरफा था, Bob. So what has happened is we have reached an understanding which will allow the patrolling. For example, you spoke about Depsang. That's not the only place. There are other places also. So I think the understanding, to my knowledge, is that we will be able to do the patrolling which we were doing in 2020. Right. So what does this disengagement will finally mean, and how do we now see India-China relation going forward? I think it's a good development. It's a positive development, and I would say it's a product of very patient and very persevering diplomacy. That at various points of time, people almost gave up. You can say, this has happened. So we have always maintained that, on the one hand, we had to obviously do the counter deployments, but side by side, we have been negotiating. We've been negotiating in fact, since September of 2020, when I met my counterpart, Mr. Wangi, in Moscow at that time. So it has been a very patient process, maybe more complicated than it could and should have been, but whatever it is, the fact is, if we are able, as we now have, to reach an understanding regarding regarding patrolling, regarding maintaining the
observing the sanctity of the LAC. Then I think what it does is it creates a basis that the peace and tranquility, which there should be in the border areas, which there was before 2020, hopefully we will be able to come back to that peace and tranquility. And that was our major concern, because we always said that if you disturb the peace and tranquility, how do you expect the rest of the relationship to go forward? So we'll have to see. I mean, abhi jo understanding jo thi, it was reached only today. So I think we have to see what the consequential. Yeah, so we think it is a very important development. So will it be right to speculate that it will have a positive impact on trade and investment? No, look, I would say right now it's your right to speculate. It is my caution as a minister to be careful in responding. So it has just happened, there will be now meetings to see what should be the next steps. तो दोस्तों, आपने ये देखा कि he was very clear on his thoughts कि अभी हमको wait and see करना है, wait and watch करना पड़ेगा अभी कि exactly क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है इंडिया और चाइना के बीच में, और कितनी मीटिंग्स अभी और होनी है, और सबसे बड़ी बात, क्या कभी इंडिया चाइना पे विश्वास कर सकता है? माई बिग नो। 62 के पहले भी हिंदी चीनी भाई भाई करके बहुत देख लिया, गलवान पे भी चाय पिला के एक दूसरे को दोस्ती करके एक दूसरे के गाने सुन के बहुत देख लिए। लेकिन चाइना इज एन अपॉर्चुनिस्ट कंट्री। वो केवल अपना भला देखता है। अपना भले का मतलब यह है कि अपने भले के लिए किसी दूसरे की गर्दन काट दो, जितना नुकसान हो जाए कर दो, तब भी उसको केवल अपने स्वार्थ से मतलब है, जो कि उसने स्क्वायर पे करके दिखाया था कि लाखों स्टूडेंट्स को जान से मरवा दिया, जिसकी मेंटल स्टेटस ऐसा है, जो कि लाख बच्चों को मरवा सकता है। वो क्या किसी दिन इस काबिल हो गया कि इंडिया को वो मात दे दे तो क्या वो नहीं करेगा अटैक इंडिया पे? करेगा। अगर वो नहीं करेगा तो केवल इसलिए कि इंडिया उसको रेस्पॉन्ड कर रही है, या इंडिया की अपनी कैपेबिलिटीज उस लेवल पे ले आई है कि अब चाइना अटैक नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, मेरी राय ये होगी कि जो प्रिपरेशंस हमारी हैं वो होनी चाहिए, जो एनहेंसमेंट हो रहा है वो होना चाहिए। चाइनीज इन्वेस्टमेंट जितना कम हो सके उतना इंडिया में होनी चाहिए, जिससे कि दे शुड फील द हीट। और सबसे बड़ी बात, विश्वास मत करो दुश्मन पे अब, क्योंकि ये दुश्मन ऐसा है जिसकी कोई भी लिमिट नहीं है अविश्वास करने की, घात करने की। ये चीता टाइप का है जो कि पीछे 2 कदम पीछे हटता है, ये दिखाने के लिए अपने प्राय को कि हम जो हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, फिर सडनली आ जाता है, जैसे 62 में आया था। तो दोस्तों, बहुत ख्याल रखना इस बात। थैंक यू वेरी मच, और फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप। थैंक यू वेरी मच।